प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है संघ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 का। आज हम देखेंगे भाग 5। भाग 5 में संघ के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। भाग 5 में आप देखेंगे कि केंद्र की जो विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, उसके बारे में भाग 5 में बताया गया है। अब हम एक एक करके आर्टिकलों को जानेंगे कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो हम पहले देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का जो वर्णन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में दिए गए हैं। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आपको पता होगा कि भारत की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वह संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक। तो नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास होती है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो राज्य मतलब केंद्र के बारे में बात की जा रही है कि देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीन कर्मचारियों के द्वारा करेगा। तो कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल 53 के अनुसार किसे बनाया गया है? राष्ट्रपति को बनाया गया है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? स्वयं या अपने अधीन कर्मचारी के द्वारा करेंगे, अपने अधीनस्थ के द्वारा करेंगे। तो राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ होते हैं वह होते हैं मंत्रिमंडल, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक रूप में शक्ति किसके पास चली जाती है? प्रधानमंत्री। और उनके जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो आर्टिकल 53 में यही कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रधान होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति। कैसे शक्तियों का प्रयोग करेगा? स्वयं या अपने अधीन कर्मचारी के द्वारा। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन करेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल पाया जाता है। निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कौन शामिल होते हैं? संसद के सदस्य। संसद सदस्य कैसे सदस्य शामिल होते हैं? निर्वाचित। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और राज्य की जो विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसमें दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी में जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्यों को ही शामिल किए गए हैं। संसद सदस्य मतलब, संसद कहने से मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से हो जाता है, क्योंकि संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। यहाँ मनोनीत सदस्यों को भाग लेने के लिए नहीं कहा गया है। मनोनीत सदस्यों को भाग लेने के लिए इसलिए नहीं कहा गया है, मान लीजिए कि जैसे देखेंगे कि मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, उनका सिलेक्शन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो अगर वही राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ने का मन बना ले तो जो मनोनीत सदस्य रहेंगे वो किसके फेवर में रहेंगे? तो उसी राष्ट्रपति के फेवर में रहेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो मनोनीत सदस्य रहते हैं, अब उनका वोट कहाँ जाने की संभावना रहती है? उसी राष्ट्रपति को जाने की संभावना रहती है। इसीलिए कहा गया है मनोनीत सदस्यों को वोट में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसी राज्य में अगर दोहरी विधानमंडल है, दोहरा विधानमंडल है, जैसे वहाँ विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किए गए। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि वोट की समानता बनी रहे, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है।
बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं, तो विधान परिषद को इसीलिए शामिल नहीं किए गए हैं। इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 55, निर्वाचन की रीति। बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान होता है। कैसा मतदान राष्ट्रपति को होता है? गुप्त मतदान। मतलब जो वोटर होते थे, वोटर कौन है? यही लोग वोटर हैं। ये लोग वोट देते हैं तो इनके वोट को कोई जानता नहीं कि ये लोग किसी वोट दिए हैं। गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान विधि के द्वारा होता है। इसमें निर्वाचन का एक कोटा होता है। इस कोटे के तहत उस कोटे को प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसमें देखेंगे कि जो सदस्य होते हैं, ये निर्वाचक मंडल के सदस्य, ये अपनी पसंद व्यक्त करते हैं। इन्हें मत पत्र दिया जाता है, सभी कैंडिडेट के नाम रहते हैं, ये अपनी वरीयता दर्शाते हैं, किसे प्रथम स्थान पर चाहते हैं, द्वितीय स्थान पर चाहते हैं, तो अपनी वरीयता दर्शाते हैं और एक निश्चित कोटा प्राप्त होने पर ही कोई भी उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं, कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होगा। 5 साल के लिए, कोई भी राष्ट्रपति कितने साल के लिए? 5 साल के लिए होता है। लेकिन वह कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। जैसे कोई राष्ट्रपति का, किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त होने के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा, तब तक बना रहेगा। तो कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। अब हम अगला आर्टिकल देखेंगे। अगला आर्टिकल है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन के बारे में कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है। अब कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, इसके बारे में हमारा संविधान मौन है। हमारा संविधान कुछ भी नहीं करता। जैसे देखेंगे आप, अमेरिका के संविधान में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 2 बार निर्वाचन लड़ सकता है और 2 बार के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके बारे में हमारा संविधान मौन है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में हमारा संविधान मौन है। तो कोई भी व्यक्ति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है आर्टिकल 57 के तहत। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 58 में बताया गया कि राष्ट्रपति के पद की अर्हता के बारे में बताया गया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन उसकी योग्यता क्या होगी राष्ट्रपति बनने के लिए। तो इसमें बताया गया है कि वह, पहला तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र, दूसरा उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, तीसरा यह है कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये सब है राष्ट्रपति के पद की अर्हता के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त भी ये भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक का अनुमोदक कहने से मतलब ये होगा कि अगर जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो 50 व्यक्ति, 50 कौन से व्यक्ति? 50 ये जो निर्वाचक मंडल मतलब संसद सदस्य, जो संसद सदस्य होंगे, 50 लोग उस व्यक्ति के नाम को आगे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग से कहेंगे कि हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं, कि ये हम चाहते हैं कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति का इलेक्शन में आए, आगे आए। तो 50 लोग तो प्रस्तावक हो जाएंगे, प्रस्ताव को ले जाएंगे और उस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए 50 और लोग होने चाहिए। वे लोग कहेंगे कि जो ये लोग जो 50 लोग चाह रहे हैं जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनते देखना, चुनाव में आते देखना, तो हम लोग भी चाह रहे हैं, वे लोग अनुमोदन करते हैं और 50 लोग,
कि हम लोग भी इसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का इलेक्शन के लिए चाह रहे हैं। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की एक जमानत राशि होती है। जमानत राशि 15,000 रुपये कर दी गई है। कितना है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये राष्ट्रपति की जमानत राशि होती है। जमानत राशि मतलब कि जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आएगा तो 15,000 रुपये उसे जमा करना पड़ेगा। अगर जो वैध मत पूरे मिलते हैं उसका अगर 1/6 भाग मत अगर राष्ट्रपति को नहीं हासिल होता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यह जमानत राशि जब्त करने से क्या मतलब है? 15,000 रुपये तो बहुत होता नहीं है। 15,000 यहाँ बात होती है रुपए की नहीं, यहाँ सम्मान की बात होती है कि जमानत राशि जब्त हो गई, जमानत ही जब्त हो गई, तो यहाँ सम्मान की बात होती है, यहाँ पैसे की बात नहीं होती, ताकि जो सीरियस कैंडिडेट नहीं रहेंगे उन्हें चुनाव में आने से रोकने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 58 पद की अर्हता के बारे में बता दिए गए। अब आर्टिकल 59 देखते हैं, पद की शर्तें। पद की शर्तों के बारे में बताया गया कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति संसद सदस्य या किसी राज्य की विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो जो अपना राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा तो उस पद ग्रहण की तिथि से उसके स्थान रिक्त माना जाएगा। ये सब बताया गया है किसमें? आर्टिकल 59 के तहत पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। और शर्तों के रूप में और भी प्रावधान किए गए। प्रावधान ये किए गए कि राष्ट्रपति को जहाँ रहेंगे राष्ट्रपति उनके लिए सरकारी आवास मिलता है जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। 3 से 40 कमरे का मकान जो के है राष्ट्रपति को मुफ्त मिलता है। और राष्ट्रपति के अधीन बहुत सारे कर्मचारी कार्य करने के लिए होते हैं। राष्ट्रपति को यात्रा भत्ता मिलता है और भी भत्ते राष्ट्रपति को मिलते हैं। तो पद की शर्तों के तहत आर्टिकल 59 के तहत ये सारे प्रावधान किए गए राष्ट्रपति के लिए। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में कहा गया। शपथ के बारे में ये बताया गया कि भारत में जो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करेगा, पद ग्रहण करने से पूर्व उसे शपथ लेनी पड़ती है। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति शपथ दिलाते, जो CJI होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। अगर चीफ जस्टिस उस समय अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उनकी जगह जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में बताया गया है। इवन इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जैसे कभी राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के कार्यों को करेंगे, तो वे भी पहले शपथ लेंगे तभी कार्य करते हैं। तो आर्टिकल 60 क्या कर रहा है? शपथ के रूप में बताया गया है कि शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति होंगे CJI, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे आर्टिकल 60 के तहत। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, महाभियोग, इम्पीचमेंट। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग मतलब कि जब कभी अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, हमारे संविधान में राष्ट्रपति को चुनाव की प्रक्रिया दी गई है, तो राष्ट्रपति को हटाने की भी प्रक्रिया हमारे संविधान में दी गई है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जब कोई भी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 61 के तहत उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले चाहे तो लोकसभा में आ सकता है, चाहे तो राज्यसभा में आ सकता है। लेकिन उसके पहले ये व्यवस्था की गई है कि 14 डेज पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी कि हम महाभियोग लाने जा रहे हैं इस सदन में। तो और उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, तब महाभियोग किसी भी सदन में पेश किया जाता है। तो महाभियोग का प्रस्ताव अगर उस सदन में 2/3 बहुमत मिल जाता है, स्पेशल मेजोरिटी अगर उससे मिल जाती है 2/3 बहुमत, तो वह विधेयक जो अभियोग होगा वह दूसरे सदन में जाता है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि दूसरे सदन में वह स्वयं उपस्थित हो सकते हैं अपने बचाव के लिए, अपनी अपील देने के लिए, या अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को दूसरे सदन में भेज सकते हैं। और दूसरा सदन मामले की जांच करता है। जांच करने के बाद अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से उस अभियोग को पारित कर देता है, तो जिस दिन वह पारित होता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन शामिल होते हैं?
राष्ट्रपति के महाभियोग में सिर्फ संसद के सदस्य शामिल होते हैं। कौन? संसद सदस्य शामिल होते हैं। अब संसद के कैसे सदस्य शामिल होते हैं? निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित प्लस मनोनीत। संसद के कैसे सदस्य? निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल होते हैं। अब ध्यान यहाँ दीजिए कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बना था, ये इसमें कौन थे? सिर्फ निर्वाचित, संसद के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को वोट किए थे, मनोनीत नहीं वोट किए थे। लेकिन महाभियोग में निर्वाचित और मनोनीत दोनों को अधिकार दिए गए हैं कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहेंगे। और यहाँ पर राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को वोट का अधिकार दिया गया था। लेकिन महाभियोग के समय राज्य की विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, सिर्फ संसद सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इसमें दोनों आ जाएंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। अब इन्हें बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि राष्ट्रपति महोदय अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहाँ करते हैं? कोई भी कार्य करेंगे तो कौन जानेगा? पहले संसद ही जानेंगे। संसद दिल्ली में है तो राष्ट्रपति महोदय कोई भी कार्य करेंगे तो संसद को ही पता होगा, इसलिए संसद को ही महाभियोग का अधिकार दिए गए हैं। राज्य विधानसभा को इससे दूर रखा गया, विधानमंडल को इससे दूर रखा गया। इस प्रकार हम आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, 57, 58, 59, 60, 61 को आज देख लिए, जो कि राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।